हेलो मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण पर आधारित प्रश्न को। तो टॉप 100 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि सभी पर्यावरण से संबंधित है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 और 1988, याद रखिएगा, ठीक है। वन नीति कब लागू हुई? 1988 में। तो 1988 वन नीति के तहत 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान है। सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 25 सेंटीग्रेड। आर्द्रता की बात की जाए, नमी की बात की जाए तो 60%। ओजोन स्तर का प्रमुख विध्वंसक किसे माना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, याद रखिएगा। 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था और पहली बार यह समझौता हुआ कि ओजोन को बचाया जाए, उसकी रक्षा किया जाए। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। पश्चिम बंगाल की शोक है दामोदर नदी। चीन का शोक है हुआंगहो नदी। सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी हुआंगहो नदी। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि सबसे लंबी नदी है यांगत्से कियांग। हरिकेन द्वारा क्षति का मापन किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक द्वारा। हरिकेन तूफान है जिसका वेग बहुत ही तीव्र होता है। अगला प्रश्न: भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई? 3 दिसंबर 1984 को, और गैस था मिथाइल आइसोसायनाइड। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब घटित हुई? 26 अप्रैल 1986 को। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कब हुई? 28 मार्च 1979 को, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। तो याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, ठीक है, सबसे बड़ी दुर्घटना थी 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, 28 मार्च 1979। मिनीमाटा रोग कैसे फैलता है? पारा प्रदूषण से, ठीक है, पारा प्रदूषण से। सबसे पहले मिनीमाटा रोग का जो पता चला था तो 1956 में जापान के कुमामोटो शहर में, ठीक है, इसके प्रकोप पाए गए थे या इसके मरीज पाए गए थे। तो जापान में जो है समुद्र में पारा रिसाव होने के कारण समुद्र तटों में पारा प्रदूषण फैल गया था, जिसके कारण ये प्रक्रिया या यह बीमारी उभरी थी। मेघविजन की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? तो मेघविजन होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के कुछ यौगों को मिश्रित करके वायुमंडल में छिड़काव करना। इससे क्या होता है? वर्षा प्रेरित होती है, यानी वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, या एक प्रकार से हम कहें तो वर्षा होती है। मेघविजन क्या कहलाता है? कृत्रिम रूप से वर्षा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हाँ, कौन है या थी? तो ब्रेटलैंड की थी, और यह 1987 में अस्तित्व में आया। नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हर्लेम ब्रेटलैंड थी, ठीक है। धारणीय या अस्थायी विकास, धारणीय या अस्थायी विकास वह विकास होता है जिसमें जो है भविष्य से समझौता किए बिना प्राकृतिक वस्तुओं का इस प्रकार से दोहन किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नुकसान न हो, ज्यों का त्यों हमारा जो पर्यावरण है वो बना रहे। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है? नागपुर यानी महाराष्ट्र में। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया 1866 में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया? एजी टांसले ने 1935 में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पोटेशियम। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अस्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई भारत में क्या है? 4000 मीटर अस्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई है, अर्थात 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ अनिवार्यतः रूप से मिलेंगे हिमालयी क्षेत्रों में। किस तापमान पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं? 60 से 70 सेंटीग्रेड पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, यानी कार्य करना बंद कर देते हैं। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से
30 सेंटीग्रेड, यानी वृक्षों में जो भी वृद्धि होती है उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे अधिक होने पर धीरे धीरे कम होती चली जाती है और 60 से 70 सेंटीग्रेड पर एकदम विकृत हो जाते हैं। आगे, जिस मृदा जल को पौधों अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उस जल को कहते हैं केशिका जल। ठीक है, केशिका जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा पाई जाती है 0.93% या 93%। आगे, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है, लाल रंग में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम उपज क्या है, ग्लूकोज है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है सबसे पहले क्या बनता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है। पौधे पत्तियों द्वारा अवशोषित 83% प्रकाश, यानी पत्तियों पर जो प्रकाश पड़ता है उसका 83% तो ये अवशोषित करते हैं, लेकिन उपयोग कर पाते हैं 4% भाग को, जबकि 79% भाग को वैसे ही वापस कर देते हैं। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है, मैंग्रोव वनस्पतियों में पाया जाता है। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं, तो याद रखिए कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटाणुओं का सेवन करते हैं। तो ये पौधे हैं यूट्रिकुलेरिया, नेपंथीस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा। क्लोरोफिल के अणुओं का निर्माण करता है मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल के लिए सबसे आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। सबसे छोटे कण वाली मृदा कौन सी होती है, चिकनी मिट्टी। इसका जो व्यास होता है सबसे कम 0.002 mm होता है। ठीक है, पूर्ण मूल परजीवी पौधा कौन सा है, ओरोबैंकी। पूर्ण मूल परजीवी पौधा, ठीक है, पूर्ण रूप से, ठीक है, दूसरों पर निर्भर पौधा है ये। और आंशिक मूल परजीवी है चंदन, ये आंशिक रूप से निर्भर होता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी है अमरबेल, आंशिक स्तंभ परजीवी है लोरंथस एवं बिस्कम, 2 पौधे। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या है, लाइकेन है। यह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है, याद रखिएगा। यानी जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ से यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ से लाइकेन समाप्त हो जाता है। हाँ, कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अभी बताया गया आप लोगों को पहले। पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट होती है 6 से 7 सेंटीग्रेड, यानी जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तापमान गिरता चला जाता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में या जो सामान्य से ऊंचे स्थल होते हैं वहाँ के तापमान में गिरावट होती है, जबकि निचले स्थानों में अधिक गर्मी होती है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। घास स्थल याद रखिएगा सीधा होता है, जबकि वन का और जल का ये उल्टा होता है। ठीक है, प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होता है सल्फर। सल्फर तत्व जो है पौधों के लिए आवश्यक है प्रोटीन एवं तेल के निर्माण के लिए। वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन कार्य करता है नाइट्रोजन। पौधों में नाइट्रोजन स्थितिकारक शैवाल है नास्टाक और एनाबीना। नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु हैं क्लास्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर, ये जीवाणु हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं भूमि में। फलों को शीघ्र पकाने में योगदान करता है फास्फोरस। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में। यानी सबसे अधिक फास्फोरस कहाँ पाए जाएंगे, चट्टानों में। प्राकृतिक रूप से भी बनाया जाता है लेकिन चट्टानों में प्राकृतिक स्रोत है फास्फोरस का। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। नाइट्रोजन स्थितिकारक में महत्वपूर्ण योगदान करता है मॉलिब्डेनम, याद रखिएगा मॉलिब्डेनम का महत्वपूर्ण योगदान है। फास्फोरस को पौधे मृदा के जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं, आर्थोफास्फेट के रूप में फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, पूरी पृथ्वी। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होता है पायराइट। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप की लहरें होती हैं यल, याद रखिएगा 3 प्रकार की लहरें होती हैं PSL। सबसे पहले कौन पहुंचती है, P पहुंचती है, उसके बाद में कौन पहुंचती है, S पहुंचती है, और सबसे कम वेग वाली होती है यल, और सबसे बाद में पहुंचती है लेकिन सबसे हानिकारक होती है यल, याद रखिएगा सबसे अधिक हानिकारक होती है यल। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचती है, पीतरंगी, जैसा कि आपको बताया गया। जहां भूकंप सबसे पहले आता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी की प्लेट किस मंडल पर गतिशील है, एंथेनोस्फेयर। तो याद रखिएगा जो ज्वालामुखी की क्रियाएं हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं या भूकंप, ये सब किस मंडल में आते हैं, पृथ्वी के एंथेनोस्फेयर में आते हैं।
या वहीं से पनपते हैं, वहीं से उपजते हैं। भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की। भूपर्पटी में 46%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में घट जाएगी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 6371 किलोमीटर, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये, ठीक है, कितना है? 6371 किलोमीटर। समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा। याद रखिएगा धातुओं में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, 35.5%। अस्वच्छांश किसे कहते हैं? तो 30 से 35 अंश उत्तरीय अक्षांश को अस्वच्छांश कहते हैं। महासागरों में जल पाया जाता है 97%, यानी कुल जल का 97% भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में, और 3% अन्य जगहों पर। याद रखिएगा। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो हिमछत्रक के रूप में, यानी बर्फ़ के रूप में, सागरों के बाद दूसरे रूप में हिमछत्रक के रूप में पाया जाता है जल। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और AKED वसा में घुलनशील है। AKED वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, याद रखना, AKED वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है मशरूम या कवक में, 51%। कितना परसेंट? 51%। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है मूंगफली में। दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। याद रखिएगा, दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज, जिसके कारण दूध मीठा होता है। दूध सफ़ेद होता है केसीन नामक प्रोटीन के कारण, या दूध में पाया जाता है जिसके कारण दूध सफ़ेद होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है किसी कारण? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से शरीर का सही से विकास नहीं हो पाता। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। याद रखिएगा, यह प्रति 1000 पर गिना जाता है। 35% प्रति 1000 पर गिना जाता है। अगला प्रश्न है, सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? वेंथस कहते हैं। तो सबसे ऊपर क्या पाए जाते हैं? प्लैंकटन, उसके बाद नेक्टन, सबसे नीचे वेंथस। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर करके परीक्षाओं में बनता है कि सबसे ऊपर पाया जाता है प्लैंकटन, बीच वाले भाग में पाया जाता है नेक्टन, और सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? वेंथस कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं, प्लैंकटन, नेक्टन, वेंथस। भारत में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। हाँ, हिमालयी क्षेत्र में 3600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन या टुंड्रातुल्य वनस्पति भी इसे कहते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, जो भारत में है, भारत के राजस्थान में। अधिकतम ऊर्जा पाई जाती है वसा में, यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की अपेक्षा दुगना ऊर्जा वसा में पाई जाती है। बिना भोजन सामान्य व्यक्ति जीवित रह सकता है 84 दिन तक। एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन पेशाब करता है 1 से 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। आगे देखिए, स्तनधारी में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के रूप में। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे, जितना कहा जाए कम है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी 1.2 बार। 1 सेकंड में 1.2 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, या एक तरह से माने कभी नहीं, लेकिन 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर। हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है हृदय की बराबर। रामसर दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। याद रखिएगा, 1971 से ईरान, कहाँ से? ईरान में पहली बार रामसर स्थल, हाँ, जो आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था, तो 2 फरवरी से ही रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात आर्द्र भूमियों की सुरक्षा की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि स्थल तमिलनाडु में है, 14 स्थल। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। प्रवाल भित्तियों के ऊपर उगने वाले शैवाल को कहते हैं जूजैंथिली शैवाल। विश्व में कुल 3% मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 3% मैंग्रोव वनस्पतियाँ वो वनस्पतियाँ होती हैं जो समुद्री क्षेत्रों में दलदली भागों में उगती हैं। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग वन है, याद रखिएगा। और सूरीनाम, विश्व में अगर बात करें हम,
तो सूरीनाम सबसे अधिक वनों वाला देश है। सूरीनाम में सबसे अधिक प्रतिशत पर वन है सूरीनाम में। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है और यह हिरन की प्रजाति है। रेनडियर हिरन की प्रजाति है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट। हाँ, इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करेंगे हाँ तो हम तो पूर्वी हिमालय, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। सुंडालैंड हॉट स्पॉट, भारत में 3 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कितने हैं? 3 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें सुंडालैंड कहाँ स्थित है? सुंडालैंड हॉट स्पॉट है निकोबार द्वीप समूह के पास, और एक पश्चिमी घाट हो गया जो गुजरात से लेकर के श्रीलंका तक है, और तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र जो जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और यहीं से इधर तो ब्रह्मपुत्र नदी से पूरब साइड में इंडो बर्मा ये तीसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, बस आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।